विश्वगुरु भारत के नेतृत्व में दुनिया बढ़ रही है आगे। दुनिया को नई राह दिखाएगा भारत। सुनाई दे रहा है सिर्फ मोदी ही मोदी। मोदी बने ग्लोबल लीडर। पीएम मोदी का ऐसा भाषण कि देखते रह गए सुनक और बाइडेन। ऐसे हेडलाइंस आपने G20 के दौरान टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर देखे होंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आखिर ये G20 है क्या? क्या इतिहास है G20 समिट का? क्या महत्व है इस संगठन का दुनिया में? भारत ने यह समिट आयोजित करके क्या पाया? क्या मुख्य निर्णय लिए गए इस साल की G20 समिट में? भारतवासियों को क्या फायदा होगा इस समिट से? ये सारी बातें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। और हां, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सच्चाई G20 की। President Biden is in India for the G20 summit. He met with India's Prime Minister shortly after his arrival on Friday. टीवी चैनल पर जिस तरह से G20 का प्रचार हुआ, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि भारत विश्व गुरु बन ही गया है और बस घोषणा की देरी है। G20 का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ी बात है, लेकिन यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। इससे कोई भी देश विश्व गुरु नहीं बन जाता। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर साल अलग अलग देश को यह मौका मिलता है जिसमें वह देश G20 का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले साल इंडोनेशिया ने G20 का प्रतिनिधित्व किया था और अगले साल ब्राजील इसका प्रतिनिधित्व करेगा। पिछले साल न तो इंडोनेशिया विश्व गुरु बना था और न तो अगले साल ब्राजील विश्व गुरु बनेगा। G20 के प्रतिनिधित्व का इवेंट भारत में जिस तरह से आयोजित हुआ, उसमें लगा कि यह एक पार्टी का विशेष इवेंट बनकर रह गया है। जापानीज मीडिया ने इसको कवर करते हुए कहा कि पीएम मोदी इस इवेंट को चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी दौरान एक बड़ी घटना सामने आई। G20 में शामिल होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति सीधे वियतनाम के दौरे पर गए थे। उन्होंने वहां दो बड़ी बातें कही। खास तौर पर उन्होंने कहा कि G20 के दौरान पीएम मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और न ही पीएमओ की तरफ से कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अनेक देशों से आए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कोई मीडिया बयान नहीं दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से मानवाधिकार और प्रेस फ्रीडम को लेकर बात करी है। I want to once again thank Prime Minister Modi for his leadership and his hospitality in hosting the G20. He and I have had substantial discussions about how we're going to continue to strengthen the partnership between India and the United States, building on the Prime Minister's visit to the White House last June. And as I always do, I raised the importance of respecting human rights and the vital role the civil society and the free press have in building a strong and prosperous country with Mr. Modi. And we've gotten a lot of important work done, and I'm looking forward to another good day tomorrow here in Vietnam. हालांकि इस मामले को देश के विपक्ष ने भी उठाया कि मीडिया के सवाल का जवाब नहीं मिला। अब थोड़ा पृष्ठभूमि में जाते हैं। आखिर क्यों G20 का गठन हुआ? क्या था इसका उद्देश्य और कितना सफल रहा G20 का गठन? G20 में ग्रुप ऑफ 20 यानी कि 20 देशों का समूह है, जिसमें भारत के अलावा 19 देश यानी कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है और यूरोपियन संघ भी शामिल है। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच रूप में की गई थी। आइए समझते हैं क्या है G20। 1999 से पहले एशिया कुछ सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा था और इसके बाद जर्मनी के बर्लिन में G8 की बैठक के दौरान G20 का गठन किया गया। साल 2007 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर का बना दिया गया।
G20 समूह की पहला सम्मेलन अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया के प्रमुख आर्थिक देशों के सम्मेलन, जहां सदस्य देशों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय बदलाव, निवेश और जलवायु परिवर्तन समेत जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना था। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। दुनिया की जीडीपी में G20 देशों की हिस्सेदारी करीब 85% है। इसके अलावा दुनिया का कुल 80% प्रोडक्शन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समूह में इसकी 75% हिस्सेदारी है। आइए देखते हैं अब तक हुई G20 समिट की कुछ मुख्य घटनाएं। अब तक कुल 18 बार G20 देशों ने अलग अलग जगह पर मीटिंग करी है और बहुत सारे मुद्दों पर एजेंडे सेट किए गए। कुछ महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दें। पहले G20 समिट का मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक कारकों में सुधार करना था। दूसरे शिखर सम्मेलन का एजेंडा पहले शिखर सम्मेलन का अनुवर्ती था। कुछ संगठनों को वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए काम करने में प्रभावशाली होने की शक्तियां दी गई, जैसे कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB। पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन में G20 का एजेंडा सरकार के वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के लिए सख्त नियम बनाना था। टोरंटो में आयोजित चौथे शिखर सम्मेलन का विषय पुनर्प्राप्ति और एक नई शुरुआत था। वित्तीय सुधार में प्रगति का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था। साथ ही वैश्विक व्यापार और विकास भी शिखर सम्मेलन में संकट से परे साझा विकास करना पर चर्चा हुई थी। कांस में आयोजित छठे शिखर सम्मेलन में विकास और नौकरियों के अनुकूलन के लिए कांस एक्शन प्लान की स्थापना की गई थी। इस बैठक में कृषि बाजार सूचना प्रणाली यानी कि AMIS पर भी चर्चा हुई। 7वां शिखर सम्मेलन मैक्सिको में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर में युवाओं में रोजगारी चिंता का केंद्रीय मुद्दा था और साथ ही सतत विकास, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई G20 के एजेंडे में थी। सेंट पीटर्सबर्ग में शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। इस शिखर सम्मेलन में बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग यानी कि BEPS भी पेश किया गया। ब्रिस्बेन में 2014 के G20 शिखर सम्मेलन में रोजगार सृजन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लचीलेपन को बढ़ावा देने पर केंद्रीय एजेंडा देखा गया और साथ ही उद्देश्य राष्ट्रीय विकास रणनीतियों यानी कि NGS की मदद से GDP को 2% तक बढ़ाना था। अंतालिया G20 शिखर सम्मेलन 10वां शिखर सम्मेलन था। इस शिखर सम्मेलन के एजेंडे में प्रवासन और शरणार्थी आंदोलन प्रमुख मुद्दा था। आंदोलन के खिलाफ लड़ाई पर भी चर्चा हुई। 2016 में 11वें शिखर सम्मेलन में एजेंडा ऊर्जा दक्षता, अंतर्राष्ट्रीय वार्ता और जलवायु परिवर्तन के इर्द गिर्द घूमता रहा। 2017 में हैम्बर्ग शिखर सम्मेलन का विषय था एक दूसरे से जुड़ी दुनिया को आकार देना। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी एजेंडा का यह हिस्सा था। ऊर्जा सुरक्षा एक अन्य मुख्य आकर्षण था। ब्यूनस आयर्स में 2018 G20 शिखर सम्मेलन सतत विकास पर केंद्रित था। खाद्य सुरक्षा भी चर्चा का विषय था। 14वां शिखर सम्मेलन जापान के ओसाका में आयोजित किया गया था। वैश्विक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करना आदर्श वाक्य था। डिजिटल परिवर्तन, ऊर्जा, जलवायु आदि अन्य विषय थे। 2020 में रियाद G20 शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी के कारण आभासी था। इसमें कोविड-19 से लड़ने और विशिष्ट उद्योगों पर इसके प्रभावों पर चर्चा हुई। रोम द्वारा आयोजित 2021 G20 शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य लोग, ग्रह और समृद्धि था। महामारी से उबरना और वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार एजेंडे में था। खाद्य सुरक्षा पर भी चर्चा की गई थी। ऐसे हालात में गौरवान्वित महसूस करने वाले G20 सम्मेलन की अध्यक्षता महत्वपूर्ण तरीके से पूरे भारत के सामने पेश किया गया है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 4100 करोड़ रुपए इस आयोजन में खर्च कर दिया है। जो देश प्रतिवर्ष आय में पिछड़ा हो एवं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पिछड़ा हो, ऐसे देश में इतना अधिक खर्च बड़े सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत केवल इवेंट ऑर्गेनाइजर बनकर विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहा है। अब थोड़ी इन 20 देशों की आपस में तुलना कर लेते हैं। 20 देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम अमेरिका की है और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे कम पर कैपिटा इनकम भारत की है। रिसर्च गेट के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा अमेरिका और सबसे कम भारत की इनकम है। यह बात इस बात का सबूत है कि G20 का प्रतिनिधित्व करना आपको विश्व गुरु नहीं बनाएगा। दूसरे पैरामीटर की बात करें तो हेल्थ के पैरामीटर में भारत सबसे पीछे है। हेल्थ एजिंग के मामले में भारत लगातार पीछे जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई सेवा, रेल सेवा, LIC, कम्युनिकेशन, पोर्ट जैसे संस्थान जो आजादी के इतने सालों बाद भी कमजोर है। उन सरकारी विभागों एवं संस्थानों का दिन प्रतिदिन निजीकरण एक बहुत बड़ा सवाल भारत में बना हुआ है, क्योंकि भारत के नागरिकों की आय में वृद्धि में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। और हिंदुस्तान टाइम के एक वीडियो के मुताबिक गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस के सूत्र बता रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो निजीकरण के पक्ष कर रहे हैं वह स्पष्ट होता है। G20 देशों में पिछड़ा भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, कम्युनिकेशन जैसी मूलभूत सुविधाएं निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने लगा है। एक और बात जो शायद आपके ध्यान में ना आई हो, वो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर किया गया निर्णय। आइए इसको समझते हैं। पोंजी घोटाले की नई तकनीक के तौर पर भारत में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग होने लगा है। ऐसे में भारत जहां लाखों लोग इन घोटालों का शिकार हो रहे थे, वहां IMF और FSB के सुझावों का स्वागत करते हुए भारत क्रिप्टो करेंसी पर बैन करने की जगह सख्त रवैया अपनाने की बात का स्वीकार कर चुका है। क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मिलेगा या नहीं वह तो वक्त बताएगा, पर साइबर वॉर के इस युग में क्रिप्टो करेंसी का समर्थन न केवल भारत बल्कि समुचित G20 देशों की इकोनॉमी पर नकारात्मक तौर पर पड़ सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 20 मई 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने स्पष्ट रूप से भारत को चेतावनी दी है कि RBI वार्न्स क्रिप्टो कैन लीड टू डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थात यह एक साम्राज्यवाद का एक तरीका है जहां आज भी ताकतवर देश अन्य देशों की इकोनॉमी को नियंत्रित करना चाहते हैं। भारत जहां क्रिप्टो करेंसी को प्रतिनिधित्व करने की बहस चल रही है, वहां अब क्रिप्टो स्वीकृति RBI की चेतावनी की तर्ज पर G20 सम्मेलन 2023 जिसकी अध्यक्षता खुद भारत कर रहा है, उसी देश में डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी की नींव गाड़ी गई है। अब अंत में देखते हैं कि इस इवेंट से भारत को क्या मिला। इस प्रकार गौरवान्वित महसूस करने के अलावा भारतीय नागरिक के हाथ कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ है। इन सभी बातों के बीच भारत के लिए सबसे अहम अचीवमेंट यह रहा कि G20 बैठक के दौरान सभी देशों की सहमति से घोषणा पत्र पारित किया गया और भारत की अध्यक्षता में सभी एजेंडों पर सभी देशों ने एजेंडों की स्वीकृति को लेकर एक खड़े हुए दिखाई दिए। तो दूसरी तरफ भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे अहम बात G20 डिनर में जहां उद्योगपति हाजिर थे, वहां विपक्ष के किसी नेता को सरकार ने आमंत्रित नहीं किया। इसके बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं शशि थरूर ने G20 समिट को सफल बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय फलक पर राजनीति ना करते हुए लोकतांत्रिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सरकार की जमकर सराहना की है, जिससे पूरी दुनिया में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की झांकी प्रस्तुत हुई। कूटनीति के मोर्चे पर G20 समिट की सम्मेलन की दूसरी बड़ी कामयाबी रही इस समूह में अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया जाना। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके लिए प्रयास किया और अंततः सफलता मिली। जाम्बिया, घाना और इथियोपिया जैसे अफ्रीकी देशों के लिए कर्ज में राहत के एक फ्रेमवर्क पर भी आम राय बनी।
इन कदमों का भारत को बड़ा फायदा होगा। चीन जिस तरह अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए एक के बाद एक देशों को अपने साथ आने को मजबूर कर रहा है, उसे देखते हुए पीएम मोदी का यह कदम बहुत अहम है। अफ्रीकी देशों पर इसका कूटनीतिक प्रभाव तो पड़ेगा ही, इमोशनल इंपैक्ट भी महसूस किया जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौर में ऐसा देखा जा चुका है, जब सोवियत संघ और अमेरिका की खेमेबाजी से हटकर तीसरी दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने भारत को अपना अगुवा माना था। 1983 में नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में इन देशों का सम्मेलन हुआ था, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अब G20 में जो हुआ है उसकी अहमियत रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव के बयान से समझी जा सकती है। लेवरोव ने कहा है कि G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने ग्लोबल साउथ की पोजीशन मजबूत बना दी है। ऐसा पहली बार हुआ है। जाहिर है यह सब पीएम मोदी की असाधारण कूटनीतिक क्षमता का परिणाम है। G20 से क्या मिला, आइए इस मुद्दे को समझते हैं। नंबर 1, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर ब्रिटेन राजी। नंबर 2, इस समिट में भारत की ताकत देखकर तुर्की के राष्ट्रपति भी पीएम नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए। उन्होंने यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। नंबर 3, इसके अलावा यूक्रेन पर भी G20 समिट में सहमति बनी है। नंबर 4, इस समिट के दौरान अमेरिका के साथ कई रक्षा समझौतों पर बात हुई है। नंबर 5, साथ ही आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर टास्क फोर्स पर सहमति बनी है। नंबर 6, G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सामने कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में चर्चा की है। नंबर 7, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण रखने जैसे मुद्दों पर भी बात हुई है। तो आज आपने जाना G20 का इतिहास। इस साल हुई भारत में G20 की समिट में भारत ने क्या पाया और भारत का स्थान दूसरे अन्य देशों के सामने कहां है। आइए और भी वीडियो आते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी इस चैनल में, जिसका नाम है नो विथ निशित, एम्पावरिंग माइंड्स अनवेलिंग ट्रूथ। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।